अप्रैल मंथ ये करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे पेट वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सभी एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ध्यान से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस प्रतिवर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है। 31 मार्च को। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता दिवस है, ये पहला 31 मार्च 2009 को मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा? तो भारत और फ्रांस के बीच जो होने वाला सेना अभ्यास है, वो उसका नाम है वरुण, जो अरब सागर में होगा। और जो अरुण अभ्यास है, इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। 1993 से पहली बार इसको आयोजित किया गया था और इस अभ्यास को वरुण नाम 2001 में दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु एमंग द यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर, जो हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो पेट है, वीडियो का एग्ज़ाम है, सीजीएल जो आने वाला है और यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो दृश्यता दिवस है वो 31 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता दिवस 31 मार्च 2009 को मनाया गया था। तो आप ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया? तो ये अभ्यास, पहला ऑप्शन है इंद्र मालाबार और थर्ड ऑप्शन है वरुण और फोर्थ ऑप्शन है नसीम अल बहार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, जो है वरुण। वरुण है कि 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला लीग निम्न में से किसने जीती थी? प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने, स्पोर्ट्स हॉस्टल भुवनेश्वर ने, मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने, राजा करण सिंह अकादमी ने। तो इसका सही आंसर है प्रीतम सिंह स्वॉच हॉकी अकेडमी ने। तो इसका जो भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान प्रीतम सिंह स्वॉच द्वारा यह अकेडमी संचालित की जाती है, जो सोनीपत हरियाणा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है कर्लम मल्लेश्वरी, दूसरा ऑप्शन है मैरी कॉम, तीसरा ऑप्शन है मीराबाई चानू और चौथा ऑप्शन है सैफाली वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन के द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। और इसमें जो बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 है, वो कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है और बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड ये सैफाली वर्मा को मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिवसीय 21वीं पैरा तैराकी ओलंपिक चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक ने, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है वेस्ट बंगाल और चौथा है हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा 3 दिवसीय 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब जीता गया, जिसमें जो कर्नाटक है वो दूसरे स्थान पर रहा। इसका आयोजन स्थल उदयपुर में महाराणा प्रताप खेल गांव में किया गया। दिव्यांगता की दृष्टि से वर्गीकृत 14 श्रेणी में से 306 पुरस्कार पुरुषों को और 77 महिला खिलाड़ियों के हिस्से में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो पहला
ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है वेस्ट बंगाल और चौथा है हरियाणा। तो किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना प्रारंभ की है? तो ये ऑप्शन है महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य का जो सरकारी बैंक है वो 7% की ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण जो व्यक्तिगत ऋण के रूप में लोगों को देगा। यह योजना यर्दा जेल पुणे में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चलाई गई है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब वो योजनाएं होती हैं जिनका ट्रायल बेसिस पे शुरू किया जाता है। अगर वो आगे अच्छे से काम करती हैं तो उनको आगे भी जारी रखा जाता है। और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोमपल्ली सोमैया के जीवन पर आधारित पुस्तक स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया का विमोचन किसने किया? तो इसके ऑप्शन हैं श्री ओम बिरला ने, और दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है वेंकैया नायडू और चौथा ऑप्शन है अमित शाह। तो इसका विमोचन जो है एम वेंकैया नायडू ने किया। तो श्री सोमपल्ली सोमैया 1942 में 15 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए थे। उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध के खिलाफ 1948 के सत्याग्रह में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने पहली बार माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कणों का पता कहाँ लगाया है? तो इसका मानव रक्त में, तीसरा ऑप्शन है पौधों की पत्तियों में और चौथा ऑप्शन है हवा में। तो जो इसका सही ऑप्शन है यह है मानव के रक्त में। परीक्षण जो किया गया है उसके मुताबिक लगभग 80% में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जिसका माप है 0.2 इंच। व्यास के छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोप्लास्टिक किसे कहते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक जो उनका आकार 0.2 इंच होता है या इससे छोटा भी हो सकता है, जिसको नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मनुष्य की बॉडी में पाया है। अगला क्वेश्चन है कि अंधता निवारण सप्ताह के अवसर पर प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने किस वर्ष के बच्चों की दृष्टि से वर्ष घोषित किया है? बच्चों की दृष्टि का वर्ष घोषित किया है। तो पहला ऑप्शन है 2021 को, दूसरा ऑप्शन है 2022 को, तीसरा ऑप्शन है 2023 को, चौथा ऑप्शन है 2024 को। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2022। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह मनाया जाएगा। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस वीक की तरफ अगला क्वेश्चन है कि अंधता निवारण सप्ताह के अवसर पर प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने किस वर्ष को बच्चों की दृष्टि का वर्ष घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है 2021, दूसरा ऑप्शन है 2022, तीसरा ऑप्शन है 2023, चौथा ऑप्शन है 2024। तो इसका सही ऑप्शन है 2022, जो एक निवारण सप्ताह को मनाया जाता है। और इसकी बात करें तो ये कब से शुरू हुआ था? तो ये 1960 से शुरू हुआ था, जिसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, राजकुमारी अमृता कौर हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है अमित मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है लसित मलिंगा, तीसरा ऑप्शन है डेविन ब्रावो, चौथा ऑप्शन है पीयूष जायसवाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा डेविन ब्रावो। डेविन ब्रावो ने 171 विकेट लिए हैं इस बार आईपीएल में, और जो लसित मलिंगा हैं उन्होंने 170 विकेट लिए हैं। इंडिया आईपीएल की जो लीग 2022 था, यह इसका 15वां संस्करण था। इसका पूर्ण रूप से आयोजन भारत में किया गया था, और इस टीम में 15वें संस्करण में 2 नई टीमें जोड़ी गई हैं, जिसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के फाउंडर्स ऑफ हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? द फाउंडर ऑफ हब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एप्पल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मेटा के द्वारा,
चौथा ऑप्शन है इंटेल के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत में तीसरे स्तर पर जो स्टार्टअप का हब है वो लॉन्च किया गया है। इंडिया अब स्टार्टअप हब के रूप में तीसरे स्थान पर है। तो इंडिया दिन प्रतिदिन अपने स्टार्टअप की संख्या में बढ़ावा करता जा रहा है। इंडिया के पास इस समय 101 यूनिकॉर्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस की परेड 2022 के लिए किस दल को सर्वश्रेष्ठ मंचिंग दल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है थल सेना को, दूसरा ऑप्शन है वायुसेना को, तीसरा ऑप्शन है नौसेना को और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो इसमें से जो है नौसेना दल है उसको सर्वश्रेष्ठ मंचिंग दल की ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है। यह पहली बार था कि भारतीय नौसेना दल को भारतीय मंचिंग का अवार्ड दिया गया है। जो है नौसेना दल है उसको सर्वश्रेष्ठ मंचिंग दल की ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है। यह पहली बार था कि यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना दल को विजेता घोषित किया है। 2013 में नौसेना और वायुसेना को संयुक्त रूप से यह विजेता पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ नौसेना को यह विजेता पुरस्कार दिया गया है। इस दल में 96 नाविक शामिल थे और जिसका लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो सॉफ्टवेयर है अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किसने किया था? तो पहला है NV रमन्ना ने, दूसरा है रामनाथ कोविंद ने, तीसरा है वेंकैया नायडू ने, चौथा है नरेंद्र मोदी ने। तो जो फास्टर सॉफ्टवेयर का शुभारंभ है ये सुप्रीम कोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने किया था। इस जो फास्टर है इसका उद्देश्य ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जमानत देने के बाद कैदियों की रिहाई में जो देरी होती है उसको ख़त्म करने के लिए यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। और इस सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। ध्यान से सुनिए, इसका ऑप्शन है F फॉर फास्ट, F फॉर फास्ट और A फॉर एंड S फॉर सिक्योर एंड T फॉर ट्रांसमिशन एंड E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है वेस्ट बंगाल और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इन सब में जो कोरोना मुक्त राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य घोषित किया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको आधिकारिक तौर पर कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो गया है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो स्टेट है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है उसमें अरुणाचल प्रदेश है जो कोरोना से पहले ही मुक्त हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर फल उत्पादक के रूप में रहा? तो बात करते हैं तो इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो जो फलों का उत्पादन जिस राज्य में सबसे ज़्यादा रहा है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस मामले में सबसे नंबर 1 पर रहा। तो इसमें अगर श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले कौन रहा? सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। सबसे लास्ट में गुजरात रहा और सबसे पहले आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग। जो उत्तर प्रदेश है ये 2 सालों से सब्जी के रूप में पहले आ रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश में सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पिछले 4 वर्षों में गेंडों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। तो इसका पहला ऑप्शन है, पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो गेंडे हैं एक सींग वाले गेंडे ये पाए कहाँ जाते हैं। तो इनकी जो आबादी है सबसे ज़्यादा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है।
तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जनसंख्या जो है यहीं बड़ी होगी। तो इसका पहला ऑप्शन है औरंग नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है पवितारा नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसमें जो 200 संख्या बढ़ी है एक सींग वाले गेंडों की लास्ट 4 ईयर में, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह असम में पाया जाता है। अब की बार जो गणना हुई है एक सींग वाले गेंडों की, उसमें आबादी अब की बार 2113 पहुंच गई है। पिछले साल से इसमें इस बार आबादी की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। और पिछली जब जनगणना हुई थी तो इसमें आबादी 2413 थी, तो मतलब 200 की वृद्धि हुई है। एक सींग वाले गेंडे जो हैं ये IUCN की रेड लिस्ट में अति संवेदनशील सूची में सूचीबद्ध किए गए हैं, इसलिए इनका बचाव करना अति आवश्यक है। मोस्टली ये नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने किन राज्यों में आपसपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर आपसपा बहुत सालों से चल रहा है, तो सरकार ने इसको ख़त्म करने का निर्णय लिया है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर सही होगा, क्योंकि नागालैंड, असम, मणिपुर तीनों राज्यों में सरकार ने आपसपा ख़त्म करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से अस्थायी रूप से जोड़ा गया है। तो जो श्री वीरभद्र स्वामी का मंदिर है यह कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो यह मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर और वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं, 32 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 27 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 24 मार्च को, तीसरा ऑप्शन है 2 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन है 31 मार्च को। तो ये विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम था सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 2022 का थीम था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का 2022 का थीम था सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और इसका अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस जो है वो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ऑर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा कार्यकाल संभाला है। तो इसका ऑप्शन है माल्टा, दूसरा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा ऑप्शन है चिली और चौथा ऑप्शन है हंगरी। तो जो ये विक्टर ऑर्बन है इन्होंने चौथी बार किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वो है हंगरी, चौथा ऑप्शन। ये जो है 2010 से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ये लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किए गए हैं। तो हंगरी जो है ये मिड यूरोप का एक देश है। और इसकी बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल में ग्रैमी अवार्ड 2022 के किस संस्करण की घोषणा की गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है 74th एडिशन, नेक्स्ट ऑप्शन है 65th एडिशन और थर्ड ऑप्शन है 63rd एडिशन और फोर्थ ऑप्शन है 66th एडिशन। तो अब की बार जो ग्रैमी अवार्ड्स है वो 64th एडिशन है।
इस अवार्ड में 28 कैटेगरी के रूप में अवार्ड दिए जाते हैं। जो ये ग्रैमी अवार्ड होता है इसमें 28 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें भारतीय मूल के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और एक अवार्ड और अरोज आफ्ताब ग्रैमी ने जीतने वाले पहले पाकिस्तानी महिला बनी है। जो पहला पाकिस्तानी ग्रैमी अवार्ड है वो अरोज आफ्ताब को मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभांकर के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में इसका लाइव अनावरण कहाँ पे किया था? तो इसका लाइव अनावरण में कहाँ पे किया था? इसका पहला ऑप्शन है कतर, दूसरा ऑप्शन है मैस्को, तीसरा ऑप्शन है उरुग्वे, चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो इसका जो अनावरण है वो कतर में किया गया है, कतर में। इसका जो आधिकारिक शुभंकर है वो है लाइव है जो इसका आधिकारिक शुभंकर है। यह लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक अति कुशल खिलाड़ी। जो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2022 में 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 को ब्लैक चेन लॉन्च करने वाला पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पहला भारतीय एनजीओ कौन सा बना है? तो इसके ऑप्शन है स्माइल फाउंडेशन, केयर फाउंडेशन, संकल्प फाउंडेशन और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है संकल्प तरु फाउंडेशन। संकल्प तरु पूरे भारत में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वृक्षारोपण गतिविधियों पर काम करने वाले सबसे बड़ी भारतीय गैर लाभकारी संस्था है। मतलब एक एनजीओ है जो भारत के 25 राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों में काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के लोगो, जर्सी और गाने का शुभारंभ किया। यह खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका जो आयोजन है ये कर्नाटक में किया गया था। इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। तो जो गहलोत ने गेम के लोगों को आधिकारिक शुभांकर लॉन्च किया जो एक वीरा था। मतलब जो आधिकारिक शुभांकर है उसका नाम वीरा है, वीरा इसका नाम है। और 2022 में उड़ीसा द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के बाद यह दूसरा आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत की पहली रैपिड रेल सेवा का अनावरण कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है दिल्ली से मेरठ, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली से वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी से मेरठ और चौथा ऑप्शन है मेरठ टू जम्मू। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दिल्ली से मेरठ। जो फर्स्ट रैपिड रेल का अनावरण है वो दिल्ली से मेरठ के लिए किया गया है। जो ये इसकी ट्रेन है, यह ट्रेन गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी जो महज 55 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह एक क्षेत्रीय कॉरिडोर है जिसका प्रीमियम कोच रखने वाला यह देश का पहला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केरल की एन मरिया एमटी ने भारतीय राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका पहला ऑप्शन है गोल्ड मेडल, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो की एन मरियम एमटी हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यह मेडल जो है कुल 331 किलोग्राम वजन का था। राष्ट्रीय मारिया ने 231 किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन का 100% विद्युतीकरण किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल रेलवे, दूसरा ऑप्शन है कोणार्क रेलवे, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ रेलवे, चौथा ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे। तो जो 100% विद्युतीकरण है ये कोणार्क रेलवे का किया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2022 को भारतीय मूल के भूवैज्ञानिक नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक कौन चुने गए हैं? इट्स डॉक्टर एस राजू, दूसरा ऑप्शन है रेणु सिंह, तीसरा ऑप्शन है जय शाह, चौथा ऑप्शन है रंजीत सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक चुना गया है। तो ये जो है श्री आर.एस. गरखल का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रियम गांधी मोदी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्री राम चलैया, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र गर्ग, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर श्री राम चलैया, जिन्होंने क्रंच टाइम इन नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस की बुक है जो लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना ने एयरबॉर्न रैपिड रिस्पांस टीम का कहां पर हवाई अभ्यास किया? तो इसका पहला ऑप्शन है पोखरण, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट कोस्ट, चौथा ऑप्शन है चिल्का झील। तो इसका जो परीक्षण है वो पोखरण में किया गया, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो जो ये पोखरण में है इसका परीक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2022 को आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2022 खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। यह इनका 7वां खिताब है जो एलिस हेली विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाने वाली खेल के इतिहास की पहली बल्लेबाज बनी है। जो एलिस हेली हैं उन्होंने फाइनल तथा सेमीफाइनल दोनों में ही शतक लगाया और यह करने वाली वह विश्व की पहली बल्लेबाज बन गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर है? तो इसका पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो दर है कम है वो है छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। जो छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 में बेरोजगारी दर 0.6% थी। और बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर पाई जाती है। इस बार का जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है जो है 7.6%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए गए हैं? महिलाओं के लिए स्पेशल ऑटो स्टैंड स्थापित किए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर भी है और यहाँ महिलाओं के लिए सी ऑटो स्टैंड भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे पहले जो आंध्र प्रदेश था वहाँ के चित्तूर ज़िले में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए थे। तो यह जो आंध्र प्रदेश है वो सी ऑटो स्टैंड स्थापित करने वाला पहला राज्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 3 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 2 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल। तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाना सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? तो 1964 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया था?
अगला क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नामित किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है आरिफ सैयद खोस को, दूसरा ऑप्शन है मरियम शरीफ को, तीसरा ऑप्शन है गुलजार अहमद को, चौथा ऑप्शन है शहबाज शरीफ को। तो इसका सही ऑप्शन है गुलजार अहमद को। गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था क्योंकि इमरान खान के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, जिससे उसकी सरकार गिर गई थी, जिससे कार्यवाहक मंत्री के रूप में गुलजार अहमद को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इस समय पाकिस्तान के करंट प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अब तक 75 सालों में एक भी स्टेबल सरकार नहीं दे पाया है। मतलब इतने 75 सालों में उनका कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल की सरकार पूरी नहीं कर पाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो जो ये इगा स्विएटेक हैं ये किस देश से संबंधित हैं? इस समय जो क्वेश्चन है पेपर में, तो वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये नहीं पूछा जा रहा है, मोस्टली वो किस देश से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है पोलैंड, तीसरा ऑप्शन है स्पेन, चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो जो ये इगा स्विएटेक हैं वो पोलैंड से संबंधित हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो और इनके बारे में और बात करें तो महिला एकल में नाओमी ओसाका को हराकर इगा स्विएटेक ने पदक जीता और इन्होंने लगातार 17 मैच जीते हैं। और इगा स्विएटेक ने इंडियन वेल्स तथा मियामी टूर्नामेंट एक के बाद एक जीतने वाली चौथी महिला बन चुकी हैं। और नेक्स्ट नोट है कि स्पेन के खिलाड़ी कार्लेस अल्कराज द्वारा पुरुष एकल फाइनल में मियामी ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो जो मियामी ओपन है उसको सबसे कम उम्र में जीतने वाले खिलाड़ी हैं अल्कराज पुरुष जो सबसे कम उम्र में मियामी ओपन जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए किसका नाम चुना गया? तो पहला ऑप्शन है अरफा जौहरी, दूसरा ऑप्शन है मियाबाई चानू, तीसरा ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, चौथा ऑप्शन है रिजवान हसन। तो इसका सही ऑप्शन है अरफा जौहरी। अरफा जौहरी को चमेली देवी पुरस्कार देने के लिए इस बार चुना गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 2 देशों की यात्रा की? तो इसका पहला ऑप्शन है नीदरलैंड तुर्कमेनिस्तान, दूसरा ऑप्शन है यूक्रेन और नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन, चौथा ऑप्शन है यूक्रेन एंड रसिया। तो इसका सही ऑप्शन है पहला जो है नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान। यह पहली बार है कि 34 वर्षों बाद राष्ट्रपति द्वारा नीदरलैंड की पहली यात्रा की गई थी। भारत और नीदरलैंड के 2022 में राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं, इसीलिए रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा की। वह स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए। मतलब 75 सालों में आज तक इंडिया का कोई भी राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान की यात्रा नहीं की। रामनाथ कोविंद पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2022 को तत्काल पुलिस सहायता के लिए कवल उथवी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो कवल उथवी ऐप है इसको तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें 60 विशेषताएं हैं जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता देने में मदद करेंगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की? तो इसका पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है अमेठी, चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती। तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत योगी जी ने श्रावस्ती से की। श्रावस्ती इसका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही ऑप्शन है कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत योगी जी ने श्रावस्ती से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से स्कूल के सभी छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता पाठ में शामिल करना अनिवार्य किया है। मतलब कक्षा 9 तक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश ने 9th तक सभी बच्चों के लिए भगवत गीता पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरुआत की है? तो हॉबी हब शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो हॉबी हब की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? दिल्ली। दिल्ली जो है हॉबी हब की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में 13 नए ज़िले बनाए गए हैं? तो 13 नए ज़िले बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसमें जो 13 नए राज्य शामिल किए हैं वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 13 नए राज्य बनाने वाला पहला प्रदेश बन गया है। अब तक राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई है। मतलब आंध्र प्रदेश में इस समय 26 ज़िले हैं। आंध्र प्रदेश, तो आप इतना याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश है उसमें 13 नए ज़िले की स्थापना हुई है और जब आंध्र प्रदेश में कुल ज़िले 26 हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 3 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 2 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल। तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 2022 की जो थीम थी वो थी सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान। ध्यान से सुनिए, इसकी थीम थी 2022 की सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान है। फिर अब हम बात करें कि ये जो UNGA है ये 2013 से 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज़ किस देश ने लॉन्च किया है? तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज़ ये है, पहला ऑप्शन है कि चाइना, दूसरा ऑप्शन है रसिया, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका सही ऑप्शन है चाइना। जो इलेक्ट्रिक क्रूज़ है ये चाइना ने लॉन्च किया है। इस जहाज़ का नाम है यांगसी रिवर 3 ग्रोस जेसेस 1। दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज़ किस देश ने लॉन्च किया है? तो पहला इसका ऑप्शन है चाइना, दूसरा है रसिया, तीसरा है जापान, चौथा है ब्रिटेन। तो इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज़ जो है इसको चाइना ने लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन सही है चाइना। चाइना जो है इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को लॉन्च करने वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये बिरसा मुंडा जो थे एक क्रांतिकारी थे, जो उड़ीसा से संबंधित थे। तो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है प्रोफेसर अशोक चक्रवाल के द्वारा, या किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या वेंकैया नायडू? तो इसको लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्राकृतिक और हरित पहल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? वो है भूपेंद्र यादव।
मतलब इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए 5 हरित पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं और ये सरकार ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है कारगिल, दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है लेह, चौथा ऑप्शन है उधमपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा लेह। लेह में सामुदायिक संग्रहालय की स्थापना की गई है। यह भारत का अपनी तरह का पहला संग्रहालय है जो लेह में खोला गया है। सामुदायिक संग्रहालय यह ऊपरी लद्दाख का पहला गांव है जो सबसे पुरानी बस्ती है। यह लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फोर्ब्स अरबपति 2022 की नवीनतम सूची के अनुसार मुकेश अंबानी किस स्थान पे हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 10th, दूसरा ऑप्शन है 12th, तीसरा ऑप्शन है 11th, चौथा ऑप्शन है 9th। तो जो मुकेश अंबानी हैं वो किस स्थान पे हैं? तो वो इस समय 10th स्थान पे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तो जो एलन मस्क हैं इस समय $219 बिलियन के साथ सबसे शीर्ष पर हैं। उसके बाद जेफ बेजोस जो $171 बिलियन के साथ दूसरे स्थान पे हैं और अंबानी जो हैं 10वीं जगह बनाकर एकमात्र भारतीय हैं जिनका 10th स्थान आया है इस फोर्ब्स रैंकिंग की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर किस प्रजाति के फूल का नाम मैत्री रखा है? तो इसका पहला ऑप्शन है ट्यूलिप, दूसरा ऑप्शन है लिली, तीसरा ऑप्शन है डैफोडिल्स, चौथा ऑप्शन है आइरस। तो रामनाथ कोविंद के द्वारा मैत्री फूल किस फूल को दिया गया है? तो वो है ट्यूलिप। ट्यूलिप को जो है मैत्री फूल का नाम दिया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो रामनाथ कोविंद के द्वारा नीदरलैंड की अभी हाल ही में यात्रा की गई जो 75 वर्ष भारत के और नीदरलैंड के 75 वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में नीदरलैंड की यात्रा की थी उन्होंने। सरकार ने हिम पहरी योजना को लागू किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राज्य ने हिम पहरी योजना को लागू किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो हिम पहरी योजना को लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 से 25 अप्रैल तक होने वाली 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी 2022 में किस राज्य ने की है? तो इसका पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मेघालय, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो जो 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन मेघालय के द्वारा किया गया है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। यह दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने देश के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 3 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 3 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल। तो इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है और यह पहली बार 1950 में मनाया गया था और इस बार का थीम था कि आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य दिवस का इस बार का थीम था आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अलेक्जेंडर व्यूसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है सर्बिया, दूसरा ऑप्शन है केनिया, तीसरा ऑप्शन है हंगरी और चौथा ऑप्शन है माल्टा। तो इनको किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास का नवा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र थाने, दूसरा ऑप्शन है चिल्का झील उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है पोखरन राजस्थान, चौथा ऑप्शन है बकलोह
हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है बकलोह, हिमाचल प्रदेश। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास बल परीक्षण बकलोह, हिमाचल प्रदेश में 25 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर राम दरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया, उस कविता संग्रह का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है मैं तो यहाँ हूँ, दूसरा ऑप्शन है फीलिंग हिमसेल्फ, तीसरा ऑप्शन है आकाश में भटका हुआ या स्काई डिसओरिएंटेड, चौथा ऑप्शन है उभरता हुआ समाज या इमर्जिंग सोसाइटी। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा मैं तो यहाँ हूँ। जो सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मिला है, उसका सही ऑप्शन है कि उनके कविता संग्रह का नाम क्या था, मैं तो यहाँ हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि UNHRC ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है जुनैद अहमद को, दूसरा ऑप्शन है गिलबर्ट हंगो को, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर इयान फ्राई को, चौथा ऑप्शन है इल्किर आईसी को। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर इयान फ्राई को। इयान फ्राई को इस बार जलवायु परिवर्तन का विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि ये जो UNHRC है, ये अक्टूबर 2021 में बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण रक्षकों को प्रोत्साहित करना, मतलब जो पर्यावरण रक्षक करते हैं उनको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तम क्रांति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो ये उत्तम क्रांति योजना है, इसको मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। इस योजना में विनिर्माण और व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में युवाओं को 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है MSME मंत्री ओम प्रकाश सचलेख ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि लोक प्रबंधन विभाग, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन और डेयरी, तीसरा ऑप्शन है खाद्य एवं रसद, चौथा ऑप्शन है कार्यक्रम क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है लोक प्रबंधन विभाग, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन और डेयरी विभाग, तीसरा ऑप्शन है खाद्य एवं रसद विभाग, चौथा ऑप्शन है कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग। तो ये जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है, इसको उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उस पोर्टल का नाम क्या है जिसे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है टेम्पल 180, दूसरा ऑप्शन है टेम्पल रन, तीसरा ऑप्शन है टेम्पल 120, चौथा ऑप्शन है टेम्पल 360। तो जो सही ऑप्शन है वो है टेम्पल 360। टेम्पल 360 को मंदिरों के जो निर्माण है उसका लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसका अनावरण जो है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। इस पोर्टल के द्वारा देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सारोल हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो ये सारोल आदिवासियों का त्यौहार है, इसको झारखंड में मनाया जाता है। और इस उत्सव के दौरान साल के पेड़ों की पूजा की जाती है। जो सारोल उत्सव होता है इसमें साल के पेड़ों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने किस प्रांत में 2 अप्रैल की तारीख को हिंदू नववर्ष घोषित किया है? इसका पहला ऑप्शन है जॉर्जिया, दूसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरिडा, चौथा ऑप्शन है ओहियो। तो जॉर्जिया जो है इसने घोषित किया है।
हिंदू नववर्ष आमतौर पर बसंत की ऋतु से जुड़ा हुआ होता है, जिससे जुड़े रीति रिवाज अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। जो अमेरिका का प्रांत है वो 2 अप्रैल की तारीख को हिंदू नववर्ष घोषित किया है। उसमें कौन सा राज्य है? तो वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हिंदू नववर्ष मनाने को घोषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2022 को सेना आयुध कोड ने अपना स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया? तो इसका पहला ऑप्शन है 147, दूसरा ऑप्शन है 47, तीसरा ऑप्शन है 247 और चौथा ऑप्शन है 250। तो इसका सही ऑप्शन होगा 247। 247 इसका सही ऑप्शन होगा। 247 8 अप्रैल 1775 में बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की स्थापना हुई के साथ यह कोर अस्तित्व में आया था। लेफ्टिनेंट जनरल R.K. कुशवाहा आयुध के महानिर्देशक हैं इस समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि यूएस की जो पहली अश्वेत महिला जज हैं वो कौन बनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है हिसाकी ताकुचियो, दूसरा ऑप्शन है केतिन ब्राउन जैक्सन, तीसरा ऑप्शन है M. तेहरो, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट माल्ट सोजो। तो इसका सही ऑप्शन होगा केतन ब्राउन जैक्सन। यह जो है केतन ब्राउन जैक्सन, ये जो पहली अश्वेत महिला जज बनी है, यह देश के सर्वोच्च अदालत में सेवा देने वाली 116वीं पहली महिला अश्वेत जज बनी है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो यह अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 233 साल के इतिहास में 115 जस्टिस में से 108 गोरे लोग थे, जिनमें से कुल 5 महिलाएं थी, जिनमें 3 अश्वेत थी। और अगर हम बात करें कि वहाँ पर सबसे पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो इंडियन ओरिजिन की हैं, वो पहली उपराष्ट्रपति बनी हुई हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की जारी की गई है। इसमें जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट होता है उसमें किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और चौथा ऑप्शन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ह्यूमैनिटीज़ में जो क्यूएस रैंकिंग आई थी उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और हार्वर्ड का स्थान है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जो है इंडिया की, उसका 128वां स्थान आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया? तो इसका पहला ऑप्शन है रसिया, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है पाकिस्तान। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की शीर्ष संस्था है, मानवाधिकार संस्था ने रूस को यहाँ से निकाल दिया है। या ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले लीबिया को भी 2011 में इस सूची से निकाला जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने पृथ्वी के अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफल प्रक्षेपण किया? तो पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है रसिया, तीसरा ऑप्शन है USA, चौथा ऑप्शन है इंडिया। तो गाओफेन 303 इसका जो है सफल परीक्षण चाइना ने किया। चाइना के द्वारा गाओफेन 303 का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश कोलिजन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने वाला 30वां देश बन गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है मेडागास्कर, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो इसका सही ऑप्शन है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है CDRI से जुड़ने वाला 30वां देश बन गया है। जो CDRI है इसकी स्थापना 2019 को मोदी जी ने की थी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका पहला ऑप्शन है अमर मित्रा, दूसरा ऑप्शन है रिजवान हसन
और तीसरा ऑप्शन है नारायण प्रधान और चौथा ऑप्शन है आरफा जौहरी। तो ये पुरस्कार, इसका पहला ऑप्शन सही हो। अमर मित्रा ने जो प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार है ये जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। तो इसका ऑप्शन है कि टॉम ऑफ सैंड और दूसरा ऑप्शन है काशी मतलब काशी 80 और तीसरा ऑप्शन है द सीक्रेट ऑफ नागाज और चौथा ऑप्शन है अवघड़। तो इसका सही ऑप्शन है पहला टॉम ऑफ द सैंड। इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है इस बार। और इसमें जो है इसका जो अंग्रेजी में अनुवादित किया था वो डेजी राकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रेस फ्लायर पुरस्कार 2022 कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल ने जीता है। यह तस्वीर किस फोटोग्राफर द्वारा बनाई गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है अरफा जौहरी, दूसरा ऑप्शन है फाल्गुनी शाह, तीसरा ऑप्शन है मैथ्यू एबार्ड, चौथा ऑप्शन है एम्बर बैक्रोन। तो इसका सही ऑप्शन है एम्बर बैक्रोन। एम्बर बैक्रोन के द्वारा जो ये फ़ोटो है ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में किस जिले के ससोमुआ गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय की उद्घाटन किया गया है। तो ये जो सामुदायिक संग्रहालय है इसकी स्थापना लेह में की गई है। यह अपनी तरह का पहला संग्रहालय है जो इंडिया में स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इज करेंटली टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन टर्म ऑफ वेजिटेबल। मतलब वर्तमान में कौन सा राज्य है जो सब्जी उत्पादन के मामले में प्रथम है। तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में इस समय सबसे नंबर 1 पर है। यूपी इज़ द फर्स्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो इसका अगर हम बात करें कि इसमें सबसे पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तो सबसे पहले यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर एमपी है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा, दूसरा ऑप्शन है अरुणाभा घोष, तीसरा ऑप्शन है अपराजिता शर्मा और चौथा ऑप्शन है विकास कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है विकास कुमार। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा, दूसरा ऑप्शन है अनुराग घोष, तीसरा ऑप्शन है अपराजिता शर्मा और चौथा ऑप्शन है विकास कुमार। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की गैर राज्यीय संस्थाओं में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है वह है अनुराग घोष। अनुराग घोष को इस समिति में नियुक्त किया गया है। यह घोष जो सेवारत 3 एशियाई में से एक थे। ये जो है इनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की है। तो थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका भी और पार्ट आएगा क्योंकि अप्रैल मंथ के अभी और भी क्वेश्चन करवाने हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और देखते रहिए हमारे चैनल के और भी वीडियोस जो भी पेट की तैयारी कराई जा रही है, वीडियो की तैयारी कराई जा रही है, एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। आने वाले सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू गाइज़।